क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के फेवर बनने के सॉलिड स्टेट में किसी भी सबस्टेंस को एग्जिस्ट करने के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। तो हम जानते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर है तो सबस्टेंस लिक्विड फेज या गैस फेज में जाएगा। अगर उसका लो टेम्परेचर है तो ये फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। हाई थर्मल एनर्जी अगर है तो भी पार्टिकल एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते। और अगर वीक कोहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं तो भी पार्टिकल जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्गली सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि जो लो टेम्परेचर है इट इज़ द राइट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है इसमें वो बताना है। तो डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा है। इसके बाद आइसोट्रोपिक नेचर। तो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का हमको पता है कि जो नेचर होता है वो आइसोट्रोपिक नहीं होता, एनाइसोट्रोपिक होता है। अलग अलग डायरेक्शन में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब कि इसका जो ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये रॉन्ग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर एक ही दिया होगा तो। आगे पढ़ लेते हैं। A regular periodically repeated pattern of arrangements of constituent particles in entire crystal lattice, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होता है जो एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा होता है, ये सही बात है। और ये ट्रू सॉलिड ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड कौन सा है बताना है। चलिए तो आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे, इसमें बहुत आसान आंसर है कि ग्रेफाइट है हमारा, क्रोम एलम है, सिलिकॉन कार्बाइड है। ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो क्रिस्टलाइन है। तो ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है, बी वाला जो आंसर दिया है यही आपका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो कैटेगरी फर्स्ट में एडमिशन हुआ, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, सेकंड कैटेगरी। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, करंट सिलेबस फिलहाल नहीं है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो चलिए तो क्वार्ट्ज ग्लास पहले हम ये पता लगा लें कि होता क्या है। हमारा क्रिस्टलाइन है या एमोर्फस है। तो आपको पता चलेगा कि जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये आपका एमोर्फस है। अब एमोर्फस है अगर तो ऑब्वियसली इसकी जो नेचर होगा वो आइसोट्रोपिक होगा। आइसोट्रोपिक होगा तो इसका मतलब है कि सारे डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सेम होगी। तो इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है सेम इन ऑल डायरेक्शन ये सही है। आगे वाला देख लेते हैं, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये सही नहीं हो सकता। कैन नॉट बी मेजर्ड, ये बात गलत है। ऑलवेज जीरो, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा होगा नहीं, आप नॉर्मली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए, ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। गर्म करने से जो है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही बात है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वहाँ पे लंबे समय तक रखने पे बहुत सारा जो ग्लास है वो क्रिस्टलाइन नेचर में मिला है हमें। एमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, हीट करने से इनको मोल्ड किया जा सकता है, ये बात भी सही है, हीटिंग से मोल्डिंग होती है। और इसके बाद दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एनाइसोट्रोपी अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सबस्टेंस की। एमोर्फस के बारे में बात की जा रही है, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए कह रहे हैं द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस इन क्रिस्टल लेटिस। तो ये गलत बात है, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है।
ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग रेंज, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये बात गलत है। एमोरफस में होता है ऐसा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ये बात सही तो है, लेकिन हमारा जो इररिलेवेंट हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात चल रही है तो वो इस सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कह रहे हैं आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन क्रिस्टल लेटिस बाई, तो आयोडीन मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। आयोडीन मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल और ये बगल में दूसरा मॉलिक्यूल हो, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। और आपको पता है कि आयोडीन मॉलिक्यूल बनता है वो आई सिंगल बॉन्ड आई से बनता है, तो यहाँ पे होगा आपका आई सिंगल बॉन्ड आई, और उसके बाद बगल में भी इसी तरह से होगा आई सिंगल बॉन्ड आई। तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई पोल नहीं है इनके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऐसे केस में कौन सा फोर्स काम कर सकता है वो आपको सोचना है। लंडन फोर्स, बिल्कुल ये फोर्स होता है जब भी दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई भी पोलरिटी नहीं आ रही है, तो यही फोर्स काम करता है। डाइपोल डाइपोल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर पोल नहीं बने हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड, अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड है आई और आई के बीच में, पर इन दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। कूलम्बिक फोर्स, जब चार्ज होता है तब कूलम्बिक फोर्स लगता है, तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने गलत कहा है, सही नहीं, सही वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, लंदन फोर्सेज। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो देखिए नेटवर्क सॉलिड के मतलब आपने पढ़ा होगा कि ऐसा सॉलिड जो जिसमें थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, वहाँ पर ये नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। तो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, किसी तरह का नेटवर्क नहीं बनता। आयोडीन में भी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, जब डाइपोल लंदन फोर्स लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो नेटवर्क बना ही नहीं सकता। डायमंड में नेटवर्क होता है, ये ऑप्शन सही है। वाटर में भी इस तरह का नेटवर्क नहीं बनेगा, आइस में भी, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स वीक रहते हैं। डायमंड में हमें पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये डायमंड का 3D स्ट्रक्चर बनता है, तो इसके 3D स्ट्रक्चर जिसका होगा वही नेटवर्क सॉलिड बोला जाएगा, इसलिए डायमंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, चेक करते हैं। मैग्नीशियम तो पता है मेटल है, तो ये कंडक्टर तो होगा ही। इसके बाद आते हैं अगले पे, TiO सॉलिड स्टेट में है। चलो और देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है अवेलेबल। I2 है हमारे पास और वाटर है। नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो नहीं है उनकी पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली H2O तो कंडक्टर नहीं होता है प्योर स्टेट में, हमको पता है। प्योर स्टेट में वाटर कंडक्टर नहीं होता है, ये सॉलिड में कह रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्योर स्टेट में कहीं कंडक्टर नहीं होगा क्योंकि आयंस अवेलेबल नहीं होंगे। और I2 में भी हम देख सकते हैं कोई आयंस नहीं होते प्योर स्टेट में, लेकिन ये मेटल का ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली ये कंडक्टर तो हो सकता है, ये हो सकता है। यही दो हैं सी और डी, तो सी और डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10। इसका मतलब ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है 10th में। ठीक है, तो मैं इतने ही क्वेश्चन पे इसको बाइंड अप कर रहा हूँ वीडियो को। 10 क्वेश्चन के सेट में हम लोग अगले वीडियो को लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू।